दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक अंजू दीदी के दूसरे भाग में आइए पहले भाग की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत डाइनिंग टेबल पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे घुटने पर है, परंतु दोनों टांगे एक ओर को झुकी हुई हैं और पृथक हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। श्रीपत पूर्ववत सोया हुआ है, किंतु सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पांव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। ड्राइंग रूम से अंजलि और वकील साहब के बातें करने की आवाज आती है। अंजलि कहती है, आइए अब दिखाऊं श्रीपत को, डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। वकील साहब, डाइनिंग टेबल पर? तुम क्या कह रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, डाइनिंग टेबल पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रातः उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब यदि बहाना न बनाती तो लंच को 4 बज जाते। और बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। वकील साहब, अरे भाई, तो इसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि कहती है, जगाया? और बेचारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने का प्रयास किया। एक बार करके सो गया, दूसरी बार केवल करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो। रात भर का जगा हुआ हूँ। थर्ड क्लास में यात्रा की है, पल भर को भी आंख नहीं लगी। वकील साहब, थर्ड क्लास में? अंजलि कहती है, और हमारे नौकर तक इंटर क्लास में जाते हैं। वकील साहब, सेकंड या इंटर में शायद स्थान न मिला हो, और पास आकर देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता है इसके सिरहाने। अंजलि कहती है, देखती हूँ कि न चादर है न तकिया, और वह अचकन और पायजामा जिसका जिक्र बड़े तमतराक से हो रहा था गायब है। वकील साहब लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह तथा दया दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि कहती है, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी, तकिया बनाकर सिरहाने। शायद करवट लेते समय गिर गई, ये देखिए पड़ी है। वकील साहब मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हुए कहते हैं, श्रीपत, श्रीपत, उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर एक लंबी करता है, फिर जमाही लेकर उठ बैठता है और उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए कहता है, अखा, जीजाजी हैं, आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए कहती है, कुछ पल के लिए? पता भी है क्या टाइम हो गया है? 3 बज चुके हैं। ड्राइंग रूम में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे। श्रीपत कहता है, सोचता था नाश्ता करके आराम के साथ 2 एक सिगरेट सुलगाऊंगा, किंतु जो ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजाजी, वहीं कुर्सी पर नींद आ गई। और सिगरेट? और अपने आसपास देखता है, सिगरेट वह देखिए पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है, अरे दीदी, ये कोई सांप तो नहीं जो तुम्हें काट खाएगा? अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज देता है, राधु, राधु। राधु अंदर से, जी आया। श्रीपत वहीं से चिल्लाकर कहता है, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। श्रीपत कहता है, रात वास्तव में जीजाजी क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी, कुर्सी पर बैठा कि ऊँघ गया। वकील साहब कहते हैं, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपत कहता है, ये कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियां, जरा ऊँघ में एक और झुका कि उलट गया। वकील साहब कहते हैं, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते। और तभी राधु प्रवेश करता है। राधु कहता है, ये लीजिए दिया सलाई की डिबिया साहब। श्रीपत वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाते हुए, लेकिन मैं इस मेज पर कैसे सो गया, यह मुझे स्वयं मालूम नहीं, शायद कुर्सी के गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से कहती है, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपत, मैं वास्तव में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी।
पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखते लिखाते देर हो जाती, कसम तुम्हारी, पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आंख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। और हंसता है, कहता है, मैंने आदेश दे रखा था चपरासियों को कि मुझे सोते में कदापि न जगाया जाए, और स्वयं ही जोर से ठहाका मारता है। अंजलि कहती है, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त खुर्री मेज पर? श्रीपत हंसते हुए कहता है, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गदेलों पर नींद ना आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती है, और हमारे कानों के पास यदि ढोल भी बजते तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड में भी सो जाता, पर भीड़ कम वक्त इतनी थी कि एक बार जाकर जो बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। अंजलि कहती है, लेकिन ऐसी भी क्या विपत पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड में यात्रा करने लगे? नानाजी का दिया क्या? श्रीपत कहता है, अब क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकंड ही में था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। और हंसता है, दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज, मुझसे क्या बोलते। 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नजर तक न मिलाई। मैं तो ऊब गया वहां बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा, किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूं दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजाजी, बला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने? और शरारत से हंसता है, पीला और बीमार, जिसे खाने की बेला का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी, कुंदन की भांति दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजाजी, पूर पर आई हुई नदी का ज्वार। जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि, जो कि इस अश्लील बातचीत में अपने पति की दिलचस्पी देखकर इसके तेवर चढ़ जाते हैं, क्रोध से कहती है, मैं पूछती हूँ, आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे? खाना खाया है, अब आराम करिए, फिर आपको जाना होगा। वकील साहब घबरा कर कहते हैं, चलो चलो। श्रीपत ठहाका लगाता है, वाह जीजा जी, आप पर भी अंजू दीदी का जादू चल गया। अजी साहब, यदि आपका जी बातें सुनने को करता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि कहती है, चलिए, मैं कहती हूँ इसकी बातें कभी खत्म न होंगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला। श्रीपत बीच में ही कहता है, आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का समय है और मैं सोकर उठा हूँ। सुलाकर देख लो हमें साथ साथ कौन अधिक सोता है। और जोर से ठहाका मारता है। अंजलि कहती है, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो और नहाकर खाना खा लो। आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर ले। और अपने पति से कहती है, चलिए। वकील साहब, तुम बिस्तर बिछवा दो अंजो, मैं आता हूँ। अंजलि कहती है, बिस्तर तैयार है। वकील साहब, वकील है ना आखिर, तो पंखा रखवा दो, और राधु से कहना कि खस की टट्टी पर तनिक पानी छिड़क दे। कमरा ठंडा न हुआ तो मुझे नींद न आएगी। अंजलि जाते हुए कहती है, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। और वह चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, मैं कहता हूँ, क्या हो गया जीजा जी आपको? कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए। क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रस रंग को आपने? वकील साहब दीर्घ निश्वास भरते हुए कंधे झटका कर कहते हैं, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपत कहता है, समझौता ही किया है आपने? शरारत से आंख दबाते हुए हंसता है, समझौता अवश्य करना चाहिए। तो फिर दिलकशा के वचन का क्या रहा? एक सांस तो गुजारी जाए वहां। आज मेरे चंद मित्र आ रहे हैं वहां शाम को। वकील साहब कहते हैं, नहीं भाई, मैंने तो। श्रीपत कहता है, अरे जीजा जी, अब मुझसे न उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई। हंसता है और कहता है, मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद भेंट हुई है आपसे। वकील साहब, लेकिन भाई अंजो। श्रीपत कहता है, आप उसे समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। वकील साहब कुछ और समीप होकर भेद भरे स्वर में धीरे से कहते हैं, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ? श्रीपत, इस लड़की का? वकील साहब कहते हैं, भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम थर्ड के डिब्बे में।
श्रीपत हंसकर, अरे जीजाजी, बस तो जब मैंने उसे देखा अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। और तभी अंजलि हाथ में एक श्वेत चादर लिए आती है और चादर मेज पर बिछाते हुए कहती है, आप अभी तक यही बातें कर रहे हैं? मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और वकील साहब घबरा कर कहते हैं, अरे भाई चलो चलो, और उसके पीछे चलते हुए चलो, और दोनों चले जाते हैं। शिवपत अपने आप हंसता है, इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। और कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। तभी मुन्नी प्रवेश करती है, कहती है, जी आप खाना खा लीजिए, कब से बड़ा ठंडा हो रहा है। शिवपत, आप आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं, आइए बैठिए कुर्सी पर। मुन्नी कहती है, जी मैं यहाँ नौकरानी हूँ। शिवपत खूब और ठहाका मारता है, और मैं समझा तुम मंजू दीदी की कोई ननद वनद हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी कहती है, जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो, और टांगे मेज के नीचे कर लेता है। मेज पर कोहनियां टिकाकर मुंह हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी कहते, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, जी खाने का क्या है, खा ही लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत, आराम का समय? कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसके आराम का समय है। किसी नपे तुल्य समय में आराम भी किया जा सकता है कभी। यदि मुझसे कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे कानों में 1 ही बजे 2 बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंदे समय का यह आराम पसंद है? मुन्नी कहती है, जी मैं। श्रीपत, पर हमारे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं। वास्तव में स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के मस्तिष्क को जकड़ रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो, कितनी स्वतंत्रता है वहां। दिन के हर समय तुम्हें वहां कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। और हंसता है, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोए? मुन्नी कहती है, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूंगा। मुन्नी लटकते हुए से कृतज्ञता भरे स्वर में कहती है, जी आपकी कृपा है, आप खाना। अंजलि ड्राइंग रूम से पुकारती हुई कहती है, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ? और प्रवेश करते हुए कहती है, चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही को इतनी देर हो गई। मुन्नी कहती है, मैम साहब, मैं साहब को खाना। अंजलि कहती है, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मैम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मैम साहब, और विवश चली जाती है। अंजलि कहती है, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरी डालने लगे। श्रीपत, अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है, मेरी कसम, इसे भेज दो मेरे साथ। अंजलि कहती है, शर्म तो नहीं आती श्रीपत? न बहन का ख्याल, न बहनोई का, न सदाचार, न शिष्टता का, यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि स्वर्गीय नाना जी ने मुझे गोद ले लिया। नहीं। श्रीपत, तुम्हें स्वर्गीय नाना जी की कसम दे दी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। और अंजलि चिढ़कर कहती है, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गंवाकर। चलो उठो, नहा लो, नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपत कहता है, न मानो दीदी, ऐसी बनी संवारी नौकरानी रखोगी तो जीजाजी कभी दिल दे बैठेंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि कहती है, अच्छा उठो यहाँ से, मैं इसकी चादर तो बदल दूं। अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की चादर पर जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। और बड़ी नरमी से, उठो, मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है। शिपत फिर मेज पर टांग रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती,
वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। और अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज सरगोशी में, मामा जी। श्रीपत, आओ बेटे, क्या समय पर आए हो? सुनो, हम गा रहे हैं। और वह फिर गाना लगता है। नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? नीरज, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपत कहता है, बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो? और दोनों हंसते हैं। नीरज कहता है, मामा जी आप सोए नहीं? श्रीपत, अभी सोकर उठा हूं। नीरज कहता है, मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी, अब तनिक मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दे। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए कहता है, मैं अवश्य कहूंगा, तुम्हारी कसम, मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूंगा। बैट, विकेटें, बॉल, सब। तुम प्रतिदिन खेलना और अपने मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज श्रीपत के गले से लिपट जाता है। मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और चादर लिए हुए प्रवेश करती है। तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम क्या? नीरज कहता है, नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि मेज पर चादर बिछाते हुए कहती है, चलकर लेट, आ जाएगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद ना आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो यदि नहाना है, नहीं तो हाथ मुंह धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। श्रीपत कहता है, मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? और बाहर खोंचे वाला आवाज देता है, चाट चटपटी मसालेदार, पानी के बतासे, दही बड़े। श्रीपत कहता है, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोंचे वाला बाहर आवाज लगा रहा, दही के बड़े। श्रीपत कहता है, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज चुप। श्रीपत कहता है, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं। और ड्राइंग रूम के दरवाजे में जाकर आवाज देता है, वो चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। नीरज, मम्मी। अंजलि का आंचल थाम लेता है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। श्रीपत मुड़कर कहता है, अरे दीदी, इस कोप दृष्टि से बच्चे की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। और फिर मुड़कर जोर से आवाज देता है, ओ दही बड़े वाले, इधर लाओ दही बड़े और पानी के बताशे। अंजलि कहती है, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत कहता है, यदि तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमजोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते न होते अवश्य खराब होकर रहेगा। अंजलि कहती है, मैं पूछती हूँ दही बड़े भी कोई खाने की चीज है? श्रीपत कहता है, उसके पास पानी के बताशे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। और नौकर को आवाज देता है, राधु, राधु। राधु बाहर से, जी साहब। और अंदर आकर कहता है, जी। श्रीपत कहता है, खोचे वाला बैठा है बाहर, उसे पानी के बताशे और दही बड़े लाओ। और अंजलि से कहता है, आओ दीदी, उड़ाएं दो दो। और राधु से तो जाने को मुड़ता है, कहता है, और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। और राधु चला जाता है। अंजलि कहती है, मुझे नहीं खाने मूंगी के लड्डू और पानी के बताशे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि चाट। श्रीपत कहता है, सख्त बुरी चीज है, परंतु दीदी, कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए, बहुत भलाई को भगवान पसंद नहीं करता। और हंसता है। इस प्रकार सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है। उसी प्रकार अपनी भलाई को बुरी दृष्टि से बचाने के हेतु मैं कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज भी मेरी भलाई। और अंजलि व्यंग्य से कहती है, भलाई? और तिक्त मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। वकील साहब ड्राइंग रूम के दरवाजे से झांकते हैं, कहते हैं, भाई क्या बात है? और पास आकर, झगड़ क्यों रहे हो? श्रीपत की ओर देखकर शरारत से आंख दबाते हैं, मैं तो सो ही गया था अंजो, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी तो चला आया। अंजलि कहती है, श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपत कहता है, आइए जीजाजी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बताशे हैं और चाट, आइए कुछ। वकील साहब कहते हैं, भाई मैंने तो 6 वर्ष से कभी चाट को मुंह नहीं लगाया। अनिमा हंसती हुई प्रवेश करती है, मात्र दोने देखे हैं। श्रीपत कहता है, भाई क्या खूब अवसर पर आई हो अन्नो।
तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजाजी ने भी 6 वर्ष से चक्कर नहीं देखे और मुझे भी भगवान झूठ न बुलवाए, वर्षों हो गए हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। राधु को आवाज देता है, राधु अब ले भी आ दही बड़े। अनिमा कहती है, मैं नहीं खाती दही बड़े। और बाहर से कुल्फी वाले का स्वर आता है, कुल्फी मलाई का बर्फ। चिपत कहता है, लो कुल्फी खाओ। तुम्हारी कसम कुल्फी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। और जोर से राधु को आवाज देता है, राधु बैठाइए कुल्फी वाले को। किसी ने कहा है भिन्नता जीवन के लिए रस का काम देती है। तो आए, जो चाहे कुल्फी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बताशे और चाट। और सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर कहता है, कहिए जीजा जी क्या खाएंगे। रुकिए नहीं, हाँ हाँ कह दीजिए। राधु एक बड़े थाल में सभी चीजों की प्लेटें रख कर ले आता है। श्रीपत उससे लेकर रखता है। वकील साहब प्रकट उदासीनता से कहते हैं, मैं पानी के बतासे ही ले लूंगा। श्रीपत पूछता है, तुम नीरज। नीरज कहता है, मैं कुल्फी लूंगा। अंजलि कहती है, फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिस से कई दिन। श्रीपत अंजू की बात को सुनी अनसुनी करके कहता है, तुम अन्नो। अनिमा कहती है, मैं मूंगी के लड्डू लूंगी। श्रीपत कहता है, अरे मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुलवा लो, इस घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीजों की शक्ल देखे। और सहसा अंजू की ओर मुड़कर, कहो दीदी तुम कुल्फी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू, चाट या सभी चीजें। अंजलि जलकर लगभग चीखते हुए कहती है, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की भांति। दूसरे वे जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की भांति। और तीसरे वे जो ना आप चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं ब्रेक की भांति। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। और श्रीपत गगनभेदी ठहाका लगाता है, वाह दीदी लाख रुपए की बात कही है। और थाल से कुल्फी की प्लेट उठाता है, लो इसी बात पर कुल्फी खाओ। अंजलि कहती है, मैं नहीं खाती कुल्फी। श्रीपत कहता है, लो नीरज तुम लो कुल्फी। दीदी पानी के बतासे लेंगी। और ट्रे से पानी के बतासे की तसरी लेकर, लो दीदी पानी के बतासे। अंजलि कहती है, मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत, लीजिए जीजाजी आप पानी के बतासे। दीदी मूंगी के लड्डू लेंगी। और ट्रे से मूंगी के लड्डू उठाकर, लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि कहती है, रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि की चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना कहता है, लो अन्नो तुम लो यह मूंगी के लड्डू। दीदी का जी वास्तव में दही बड़े खाने को हो रहा है। और दही के बड़े उठाता है, लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाकर, श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती। श्रीपत कहता है, तुम्हारी इच्छा दीदी, दही बड़े फिर हम ही खा लेते हैं। और दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पति से कहती है, मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बताशे उड़ा रहे हैं, कुछ ध्यान भी है अब समय क्या हो गया, 4 बजने को हैं। श्रीपत चौंक कर, क्या कहा, 4 बजने को हैं। दही बड़े की तस्तरी खट से रख देता है, मेरा मेरा कुर्ता कहाँ है। और जल्दी जल्दी कुर्ता कुर्सी से उठाकर पहनता है। दिल साहब, क्यों क्या बात है। श्रीपत कहता है, मुझे 4 बजे दिलकशा पहुंचना है, मेरे मित्र वहां पहुंच रहे हैं। राधु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा मार्ग में ही पकड़ लेंगे। और दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राधु चला जाता है। अंजलि, पर बिस्तर क्या करोगे। श्रीपत कहता है, उधर ही से स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी चढ़ना है मुझे। अंजलि, बिस्तर तो मैंने खोल दिया। श्रीपत कहता है, अच्छा तो राधु के हाथ भिजवा देना दिलकशा होटल में। अंजलि कहती है, गंदा था पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत ठहाका लगाता है, अरे दीदी खैर जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि कहती है, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की भांति आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत हंसता है और कहता है, भगवान ने चाहा तो मैं फिर आऊंगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा, नमस्कार। और हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि कहती है, अरे तो राधु कहाँ है, उससे कहो तांगा लाए। और आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक ओर ले जाते हैं और उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में कहते हैं, क्यों भाई सचमुच जा रहे हो। श्रीपत सरगोशी में, अरे जीजा जी आज कौन जाता है, रात तो दिलकशा में कुछ आमोद प्रमोद रहेगा।
कहिए चलिएगा। वकील साहब, अच्छा भाई, बड़े गुरु निकले। और दही बड़े की प्लेट यूं खट से रख दी मेज पर, जैसे बड़े लाड से मिलने जा रहे हो। और भी धीरे से, कहो कुछ वह भी। श्रीपत कहता है, और अंजू दीदी समझती हैं, बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। वकील साहब, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है। तुम आ गए हो। नहीं। और दीर्घ निश्वास लेकर, हम और आरजुए विशाले परी रूखा। तभी अंजलि प्रवेश करती है और आते आते कहती है, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज देकर बुला लिया। वकील साहब, अंजो, मैं तनिक श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचा हूं। अंजलि कहती है, हाँ तो देर करके ना आइएगा। नीरज कहता है, मामा जी। श्रीपत कहता है, हम नीरज के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। दीदी, इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर क्रिकेट का कप्तान बनेगा। और अनिमा की ओर मुड़कर, अन्नो, मुद्दत के बाद मिले थे, लेकिन। हंसता है और कहता है, अब के फिर मिले तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की भांति हमारे एक और जीजाजी को बांधे हुए होगी। और स्वयं ठहाका मारता है, और अंजू दीदी नमस्कार। दुआ है कि स्वर्गीय नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे, और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई ऐसी बुरी चीज नहीं। और ठहाका मारता है और कहता है, चलिए जीजाजी। नीरज कहता है, मामा जी नमस्कार। लेकिन नीरज का स्वर राधु, मुन्नी और अन्नों के नमस्कार में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबके नमस्कार का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। नीरज प्रसन्नता से उछलकर कहता है, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धो और पुस्तकें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान। गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। नीरज कहता है, मम्मी। अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज खाने को। अन्नो, तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज पर। और कमरे में चारों ओर दृष्टि निपात करती है। क्या हाल हो गया चंद घंटों में कमरे का। और नौकर को आवाज देती है, राधु, राधु। और सिगरेट के एक टुकड़े को, जो फर्श पर पड़ा सुलग रहा है, जाकर पांव से मसल कर बुझाती है। चंद दिन और रह जाता तो मैं सच ही जाकर सेना में भर्ती हो जाती। अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। और फिर चीख कर नौकर को आवाज देती है, राधु। राधु आते हुए, जी मेम साहब। अंजलि कहती है, उठाइए सब चाट, दही बड़े और मूंगी के लड्डू। तुम और मुन्नी खा लेना, और ये मेज साफ कर, चादर लाकर बदलूं, चाय का समय हो गया। राधु चुपचाप सामान उठाने लगता है। अंजलि की दृष्टि घड़ी पर चली जाती है और चौंक कर, अरे ये घड़ी रुक गई। राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 वर्ष से नियमित रूप से इसे चाबी देती आ रही हूँ। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। और मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम। मेरा घर इसी घड़ी की भांति चलेगा, निरंतर सांझ सवेरे। और घड़ी टिक टिक करने लगती है, टिक 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 टिक। और कोई चीज इस नियम को नहीं तोड़ सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे, यह फिर खड़ी गई। राधु, राधु। और राधु, जो सामान समेट कर जाने को होता है, अपनी मालकिन की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से तकता है। अंजलि कहती है, घड़ी टूट गई राधु, शायद मैंने इसे ज्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ उठाए परेशान सी मेज पर खड़ी है जब पर्दा गिर जाता है। मित्रों, अंजू दीदी नाटक की शेष कथा को हम सारांश के रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं। इस नाटक में मुख्य चरित्र है अंजलि, अर्थात अंजू दीदी। वह अहम की प्रतिछाया है। वह चाहती है कि जीवन को अनुशासित बनना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वह एकदम दृढ़ता से खड़ी रहती है। लेकिन अपनी अज्ञानता से वह दूसरों का भी मन विचलित कर देती है, और स्वयं व्यक्तिगत ह्रास का कारण बनती है। उसके हठी स्वभाव के कारण सारे परिवार का सुख समाप्त हो जाता है। अष्ट जी के अनुसार अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है, जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों पर जबरदस्ती डालना है। वह न अपनी उन्नति करती है, न दूसरों की। अंजलि को यह अहम की भावना उसके नाना जी से मिली है। मित्रों, उपेंद्रनाथ अश्क के नाट्य साहित्य में
मध्यम वर्ग की मनोवैज्ञानिक स्थितियां विभिन्न दृष्टिकोणों में व्यक्त हैं, जहां आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक असंतोष मध्यम वर्गीय व्यक्ति के मानसिक जगत को प्रभावित करता है। आर्थिक अभाव और जड़ हो चुके परंपरावादी संस्कार और रूढ़िवादिता के कारण मध्यवर्गीय व्यक्ति में दोहरा व्यक्तित्व और मानसिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षाएं और अचेतन मन में दबी काम कुंठा और कामेच्छा का चित्रण अस्क जी के नाट्य साहित्य में हुआ है। आकांक्षा आत्म प्रदर्शन का ही एक प्राकृत रूप है। यह एक अहम मूलक प्रवृत्ति है। अहंकार एक प्रकार का बहुरूपिया है। दंभ उसका एक नग्न और सादा रूप है। महत्वाकांक्षा में वह अधिक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। मध्य वर्ग का व्यक्ति सहज ही महत्वाकांक्षी होता है। अंजू दीदी नाटक में अश्क ने आकांक्षा का एक प्रबल रूप दिखाया है। अंजू दीदी की प्रबल इच्छा है कि उसका परिवार घड़ी की सुइयों की तरह नियमबद्ध तरीके से चले। उसकी इसी आकांक्षा के कारण उसमें अहम भाव बहुत ही बढ़ गया है। अंजू की पाबंदी और सलीकों को स्वीकार अनिमा भी करती है और कहती है, मैं भाई मान गई तुम्हें, मैं खुद सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर आदतें सुधारूं। अंजू अपने नाना जी के विचारों को आगे बढ़ाती है कि मेरे नाना जी के विचार थे कि सुघड़ापन स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और स्वयंनिष्ठ बने। अंजू के व्यवहार और कार्य को देखकर अनिमा खुद स्वीकारती है कि तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई। अपने घर को तुमने घड़ी की तरह बना रखा है और घर के सभ्य सदस्य उसके पुर्जे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सफलता प्राप्त करके ऊपर उठने की धुन में मध्य वर्ग का मन हमेशा अशांत रहता है। अगली पीढ़ी को अपने से अच्छे ओहदों पर देखने की अभिलाषा मध्य वर्ग को अपने बच्चों को सख्त अनुशासन में बांधने और उच्च शिक्षा दिलवाने की प्रेरणा देती है। ओमी, जो कि अंजू की पुत्र वधू है, अंजू का ही प्रतिरूप है, ओमी भी अपनी इच्छा को अपने बच्चों पर लादती है। इस पर ओमी अपने पति से कहती है, कमल क्या कीचड़ में नहीं खिलता? मैं अपने नीलम को इस सारे कीचड़ में कमल सा रहकर अपना कर्तव्य पूरा करना सिखाऊंगी। मित्रों, अश्क जी ने अंजू दीदी नाटक की मुख्य पात्र अंजलि की मनोवृत्तियों को विवेचित किया है, जो अहम भाव के कारण कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत करती है। कुंठाग्रस्त व्यक्ति अपने वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट, अतृप्त और उखड़ा उखड़ा रहता है। अंजू दीदी नाटक में अंजलि में अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुशासित करने की सनक विद्यमान है। उसकी इसी सनक के कारण पूरा परिवार कुंठाग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। इंदिरा नारायण के शब्दों में, अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं, इंजन की तरह, अंजू उनमें से है। दूसरे वो जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, गाड़ी के डब्बों की तरह। तो भाई, हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं। इंद्र नारायण निराशा और कुंठा से भरा हुआ जीवन जी रहा है। श्रीपत, जो कि अंजलि का भाई है, जब अंजलि से कहता है कि दीदी, शादी की कल्पना में जो मजा है वो शादी में कहाँ है, जीजाजी से पूछ लो। इस पर इंद्र नारायण कोई जवाब नहीं देता। शादी ने आपको बूढ़ा बना दिया है। और क्यों जीजाजी, अपना वचन तो आप नहीं भूले ना? पिछली बार आप मिले थे तो आपने कहा था एक बार फिर दिलकुशा होटल में। इंद्र, तो भाई मुझे देर हो रही है, एक जरूरी मामला निपटाना है। यह सच है कि जीवन के प्रारंभ में प्राय प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं, जिसके अनुसार वह अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन व्यक्तिगत अक्षमताओं के कारण समस्त महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति एक साथ संभव न होने के कारण उसे विफलता का सामना करना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सफलता प्राप्त करके ऊपर उठने की धुन में मध्य वर्ग का मन हमेशा अशांत रहता है। अंजू और ओमी अपने बच्चों पर विचार लादती हैं। उनकी इसी सनक ने बच्चों को कुंठाग्रस्त बना दिया। अनिमा ओमी से कहती है, नीरज पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया हुई, उसने अपने मामा को अपना आदर्श बनाया, पर अंजू के रहते हुए वह सब कहा होता और फिर श्रीपत जैसे तो नहीं बन सकते। ओमी कहती है, मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले दादा दादी पर जाए। तो यह सत्य है कि सामाजिक नैतिक बंधनों और मान मर्यादाओं की ललक ने मनुष्य को दमित और कुंठित बना दिया। इससे उसकी निराशा और असंतुष्ट जीवन में खींच, झल्लाहट के भाव घर कर रहे हैं। नीरज के कथनानुसार मम्मी स्वयं ब्रेक थी। जब तक वे जिंदा रही, उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखी, उसे आजादी से फलने फूलने नहीं दिया, और जब मर गई तो ब्रेक लगाती गई।
मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल है पापा क्या अपना जीवन जीते हैं? तुम और नीलम क्या अपना जीवन जीते हो? और मैं भी क्या अपना जीवन जीता हूँ? हम सब वही जीवन जी रहे हैं जो मम्मी चाहती थी कि हम जिए, या मम्मी के नाना चाहते थे कि हम जिए, कि दुनिया जिए। मित्रों, नीरज और इंद्र नारायण के खोखले जीवन जीने के कारण तथा इच्छा पूर्ति न हो पाने पर उनके मन में कुंठा ने जन्म ले लिया। इसी प्रकार अपनी ही मान्यताओं के आरोप, अपनी ही भावनाओं के प्रक्षेपण से वे एक ऐसी परंपरा का निर्माण करते हैं जिनमें वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए स्थान दिखाई नहीं देता। उनकी सनक जीवन को इस सीमा तक झूठा और कृत्रिम बना देती है, अपनी ही मान्यताओं में पिसकर रह जाती है। तो मित्रों, यह था अंजू दीदी नाटक का दूसरा भाग। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।